हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप एवरीथिंग गोइंग ग्रेट एंड अमेजिंग। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है स्टूडेंट्स की कि मैम ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के सारे क्वेश्चन आंसर्स एक बार सॉल्व करवा दो ना। मोस्टली वी सी के हर अटेम्प्ट में ऑफेंसेस से क्वेश्चन आ ही रहा है। धीरे धीरे ये चैप्टर ए से बी कैटेगरी के बीच में बनता जा रहा है कि एटलीस्ट 5 मार्क्स का वेटेज तो एग्जाम में रह रहा है। नाउ मैम, इतने सारे ऑफेंसेस जिसकी इतनी सारी पेनल्टीज, इतना बड़ा चैप्टर है। रिवीजन वीडियो में हमने कोशिश करी है कि चीज़ों को हम लर्न कर सके। इफ़ यू हैवंट सीन द रिवीजन वीडियो ऑफ ऑफेंसेस येट, बहुत सॉलिड सुपर मस्त सेक्सी रिवीजन वीडियो है एकदम। जस्ट गिव अ ट्राई, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का अमेंडेड रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। एक बार उसको देखना, आधा डर आपका वहीं पे निकल जाएगा। नाउ द रिमेनिंग हाफ ईयर के एक बार मैम आपके साथ सारे क्वेश्चंस भी करवा दो ना, तो वो करने के लिए आज हम लोग मिले हैं। देर आर टोटल 24 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन बैंक, जिसमें आईसीएआई स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस, पास्ट आरटीपी एमटीपी एग्जाम पेपर के अभी तक के जितने भी ऑफेंसेस पेनल्टीज के क्वेश्चंस है, वो सारे अपन ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो बहुत ही क्विकली मैं आपको नोट्स से रेफरेंस देती जाऊंगी कि कहाँ पे ये चीज अपन ने बुक में पढ़ रखी है एंड उसकी वजह से क्या यहाँ पे आंसर आने वाला है। सो इफ यू हैव फिनिश्ड सीइंग द रिवीजन वीडियो प्लस यू हैव फिनिश्ड दिस क्वेश्चन आंसर वीडियो, उसके बाद कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती कि ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का क्वेश्चन आप क्रैक ना कर पाओ। चलिए मैम, सो विद दिस वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है प्योर थियोरी क्वेश्चन कि भाई क्या पेनल्टी लगेगी सेक्शन 122(1), 122(1)(a) और 122(2) में। जनरली ऐसा एकदम प्योर थ्योरी एग्जाम में नहीं आता है कि सीधा बस आपको सेक्शन नंबर दे दिया कि उसमें पेनल्टी क्या है वो लिख के दे दो। आता है तो फिर इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब वो आपको पूरा सेक्शन लर्न ही होना चाहिए जो नोट्स में एज इट इज अपने दिया हुआ है। So side by side, I will also open the notes of offences penalties chapter here. चलिए ये रहा अपना ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का नोट। तो एज इट इज सेक्शन 121(1), 1A और 2 उन लोगों ने यहाँ पे पूछ लिया है, तो वो आपको लिख के आना था। चलो, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर एक्स, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, परचेजेस द गुड्स सप्लाइड बाय मिस्टर वाई, हु इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। यानी एक रजिस्टर्ड पर्सन है वाई, जिसने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन एक्स को गुड्स सप्लाई करे हैं विदाउट रिसीविंग टैक्स इनवॉइस फ्रॉम वाई, और बिना टैक्स इनवॉइस के ये गुड्स परचेज कर लिए हैं एंड थस हेल्प इन टैक्स इवेजन बाय वाई। अब वाई ने क्या सोचा कि यार इनवॉइस इशू नहीं करते, जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे, ब्लैक में गुड्स बेच देते हैं। एक्स ने भी क्या करा, वाई की हेल्प करी, इनवॉइस ना लेके उसको ये ऑफेंस करने में अबेट करा, हेल्प करा। राइट मैम, अ डिसिप्लिनरी एक्शन इज टेकन अगेंस्ट एक्स, और उस पर एक एडहॉक पेनल्टी लगा दी है 20,000 रुपीज की, बाय पासिंग एन ऑर्डर विदाउट डिस्क्राइबिंग कॉन्ट्रावेंशन फॉर विच पेनल्टी इज गोइंग टू बी इम्पोज्ड विदाउट मेंशनिंग द प्रोविजन। मुझे बताओ ऐसा चलता है क्या। चलो, यहाँ पे एक्स और वाई की गलती है, हाँ मैम डेफिनेटली है, गलती नहीं इनफैक्ट फ्रॉड है, ऐसा मान सकते हैं। हावेवर अब डिपार्टमेंट ने जो किया, सीधा पेनल्टी इशू करी कि ए एक्स चुपचाप कर डिपार्टमेंट में आके 20,000 जमा करके चले जाना। ए ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं मैम, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं जो वैसे भी हमें फॉलो करने हैं। ये चीज अपन अपील्स में भी देखते हैं, डिमांड्स में भी देखते हैं, ऑफेंसेस में भी देखते हैं। काफी कॉमन सेंस क्वेश्चन हो गया ये कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अपने को जनरली भी हमेशा फॉलो करने होते हैं, जो बोलते हैं कि बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए आप कभी भी इस तरीके से किसी पे भी ऑर्डर इशू नहीं कर सकते। उसने एग्जैक्टली कौन से सेक्शन के हिसाब से क्या ऑफेंस करा है वो आप ऑर्डर में मेंशन करो, जिसके हिसाब से कितनी पेनल्टी बनती है वो मेंशन करो। उसमें भी मैम अगर पर्सन मान लो वॉलंटरीली आगे आके अपनी गलती खुद ही बता देता है, तो उसको भी एक मिटिगेटिंग फैक्टर की तरह कंसिडर करके कम पेनल्टीज लगाओ। ये सारे जनरल प्रोविजंस लॉ में दे रखे हैं। तो ये मतलब अगर आपने चैप्टर ना भी पढ़ा हो ना, तो कॉमन सेंस से भी आपको समझ में आ जाता है कि इस तरीके से बिना कोई रीजन, बिना कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए सीधा ऑर्डर इशू कर देना कि चले 20,000 भर के जाना, ऐसा नहीं चलता है। राइट मैम, सो दिस ऑफ कोर्स कैन बी चैलेंज्ड। आप इसके सामने जाके क्या कर सकते हो, हायर अथॉरिटी के पास अपील फाइल कर सकते हो एंड वेरी हाई चांसेस कि आप अपील जीतो। डन मैम, moving on to next question number 3. Examine the implications as regards the bailability and quantum of punishment on prosecution. Prosecution की बात आ जाती है, मतलब सेक्शन 132 आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये ऑफेंसेस कोर्ट में प्रूफ भी हो चुके हैं, तो अकॉर्डिंगली अब इन पे क्या इम्प्रिजनमेंट या प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस लगने चाहिए, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो मैम प्रोसिक्यूशन के सारे प्रोविजंस कहाँ पे दे रखे हैं, सेक्शन नंबर 132 में।
अगर आप लोगों ने रिवीजन वीडियो देखा है तो मैंने उसमें आपको सारे क्लॉजेस सेक्शन 132 के याद करवा दिए हैं। अपन ने एक टेक्निक से लर्न करा था, डू यू रिमेंबर? क्लॉज ए बोलता है ए इनवॉइस नहीं है, मतलब सप्लाई विदाउट इनवॉइस। बी सप्लाई नहीं है, ए इनवॉइस नहीं है, बी सप्लाई नहीं है। तो ए में सप्लाई विदाउट इनवॉइस, बी में इनवॉइस फेक इनवॉइस विदाउट सप्लाई। सी में अपन बोल रहे फिर भी चौड़ में आईटीसी ले रहे हैं, सी फॉर चौड़, तो हम बोल रहे फिर भी गलत गलत आईटीसी लिए जा रहे हो। डी बोलता है पैसा दबा के रखा है, डी से पैसा दबा के रखा है मतलब कस्टमर को टैक्स बोल के टैक्स कलेक्ट किया, 3 महीने ओवरड्यू हो चुके हैं, अभी तक टैक्स गवर्नमेंट को दे नहीं रहे। ई बोले तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर आपने टैक्स इवेड करा, कोई और दूसरे ऑफेंस करे हैं जो ए से डी में कवर नहीं हो रहे, रिफंड वगैरह लिया, तो वो सब यहाँ एक्स्ट्रा में आ जाएगा। एफ से फॉल्सिफाई एज इट इज मैच होता है कि आप टैक्सेस को इवेड करने के इंटेंशन से अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई वगैरह करते हो, तो ऐसे केस में आप क्लॉज एफ में कवर हो जाते हो। जी जितना इज्जत तो जिंदगी में अपन ने कभी किसी को दिया ही नहीं मैम, तो जी क्लॉज यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी ओमिट कर दिया है। एच का मतलब होता है हेल्प करना, एच का मतलब होता है हेल्प करना, तो आप किसी को क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो गुड्स को ट्रांसपोर्ट, रिमूव, डिपॉजिट, कीप, कंसील, सप्लाई करने में, पता होते हुए भी कि वो गुड्स लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन है। और आई बोलता है हेल्प करना बट सर्विसेज के लिए। एच में अपन हेल्प करते हैं गुड्स के लिए और आई में अपन हेल्प करते हैं सर्विसेज के लिए। आई बोले तो मम्मी, मम्मी हमारे लिए कितनी सर्विसेज करती है मैम लाइफ में, सो आई फॉर मम्मी की सर्विस। इस तरीके से अपन ने सारे क्लॉजेस याद करे थे। मैम क्लॉज नंबर याद करके उखाड़ क्या लिया, क्योंकि क्लॉजेस के हिसाब से यहाँ पे पेनल्टीज दे रखी है, प्लस क्लॉजेस के हिसाब से आगे कंपाउंडिंग दे रखा है सेक्शन 138 में। तो अगर आपको क्लॉज नंबर्स याद होंगे तो आपको ये जो प्रोसिक्यूशन इम्प्रिजनमेंट के पीरियड्स है वो और कंपाउंडिंग याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये हर जगह पे सेक्शन और क्लॉज नंबर का रेफरेंस दे के आंसर दे देते हैं। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू अगर आप इसे याद कर पाओ, राइट मैम। तो अब अकॉर्डिंगली अपन देखेंगे कि भाई ऊपर ये जो इतने क्लॉजेस अपन ने पढ़े, इसमें से कोई भी क्लॉज में अगर आपने 5 करोड़ से ज्यादा का ऑफेंस करा है तो 5 इयर्स तक का प्लस फाइन का मतलब 5 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन लग सकता है। 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक का अमाउंट है तो 3 साल का इम्प्रिजनमेंट, कम से कम 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट तो होगा ही, ये ज्यादा से ज्यादा है। हावेवर मैम एक स्पेसिफिकली जो बी वाला क्लॉज था, ए इनवॉइस नहीं है, बी सप्लाई नहीं है, मतलब फेक इनवॉइस इशू कर रहे हो, तो वहां पे 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ तक में भी आपको 1 साल का इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है। बाकी एफ से फॉल्सिफाई करना रिकॉर्ड्स वगैरह, उसमें 6 महीने का ही इम्प्रिजनमेंट है, कम से कम भी ज्यादा से ज्यादा भी। हावेवर अगर आप रिपीट ऑफेंस करते हो, एक बार से ज्यादा बार आपने कांड किया, तो अमाउंट गई भाड़ में, फिर 10 लाख की लिमिट के लिए भी आपको क्या कर सकते हैं, 5 साल तक जेल में डाल सकते हैं, कम से कम 6 महीने। बहुत सिंपल टू रिमेंबर है सेक्शन 132। अब इसमें है ना, ये जो क्लॉज ए टू डी है, ए इनवॉइस नहीं है, बी सप्लाई नहीं है, सी चौड़ में आईटी से ले रहे हैं, डी में पैसा दबा के रखा है टैक्स बोल के कलेक्ट करके। ये जो 4 क्लॉजेस है ना, बस यही क्या है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है। उसमें भी अगर अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा जाए तो, बाकी जितने भी ऑफेंसेस जीएसटी में है, मस्त एकदम सिंपल याद रखने का कि सारे के सारे नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल है। जो ए से डी, मैं क्लॉजेस क्यों याद करवा रही हूँ, क्योंकि एक बार क्लॉज नंबर याद हो गए ना, आगे का सब कुछ इतना सिंपल हो जाएगा। तो मैम ए से डी जो पहले 4 क्लॉजेस है ना, बस उसमें ही 5 करोड़ से बड़ी अमाउंट पे ऑफेंसेस बन जाएंगे कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल, और बाकी सारे सिचुएशंस में ऑफेंसेस रहते हैं नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। इतना समझ में आया तो बिंदास आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेट अस चेक। एक्स ने 245 लाख कलेक्ट करा है अपने क्लाइंट्स से, लेकिन डिपॉजिट 241 लाख ही गवर्नमेंट को करा है। तो मैम 245 लाख माइनस 241 लाख करूं, मतलब खाली 4 लाख का टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करा। मैम 4 लाख तक का टैक्स कलेक्ट करके डिपॉजिट ना करना, ये तो 2 करोड़ से कम की अमाउंट हो गई ना। हाँ मैम, एटलीस्ट चलो ये एक वाले पॉइंट को छोड़ दो, तो बाकी सब में एटलीस्ट मैम 2 करोड़ से ज्यादा का ऑफेंस होगा तो ही तो इम्प्रिजनमेंट की बात है। यहाँ पे तो 4 लाख तक का ही ऑफेंस है, तो हम बोलेंगे कि इधर कोई भी इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट नहीं आने वाली है एज पर सेक्शन 132। क्यों मैम, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ इवेजन खाली 4 लाख रुपीस का है। इसने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को भी फॉल्सिफाई करा है और उन्हें भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई करने में कोई लिमिट नहीं दी है अमाउंट की, सीधा आपको 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई करने के लिए अपन बोल देंगे कि 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट विद फाइन यहाँ पे आ सकता है।
राइट मैम। उसके बाद वाई है जिसने 550 का टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करा है लेकिन गवर्नमेंट को खाली 30 ही डिपॉजिट करा है, मतलब 520 लाख विच मींस 5.2 करोड़। 5.2 करोड़ का अमाउंट दबा के रखा है, क्लॉज नंबर डी, किसी से टैक्स बोल के कलेक्ट करा, हावेवर गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करा। तो ऐसे केस में मैम 5 करोड़ से बड़ी अमाउंट हो गई ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कम से कम 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट विथ फाइन यहाँ पे आपको लग सकता है। तो हम बोलेंगे 5 साल का इम्प्रिजनमेंट विथ फाइन यहाँ पे लग सकता है। हम मान के चल रहे कि टैक्स कलेक्ट करके 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक भरा नहीं है, मिनिमम 6 महीने यहाँ पे आएगा ही। अब हावेवर इन लोगों ने अगर रिपीट ऑफेंस कर लिया, कोई भी सेकेंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस है, तो भाड़ में गई मॉनिटरी लिमिट। 5 साल का इम्प्रिजनमेंट, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का कम से कम हम इन पे यहाँ लगा सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना वो ICAI स्टडी मटेरियल का है, उसके अलावा रिपीटेडली MTPs RTPs वगैरह में आता रहा है। ICAI ने यहाँ पे आंसर में एक गलती करी है, मैंने ICAI के आंसर्स को चेंज नहीं करा है अपनी बुक में, दीज आर द सेम आंसर्स गिवन इन ICAI मॉड्यूल। हावेवर जो जो गलती है वो मैं आपको यहाँ पे बताती जाऊंगी, आपको बुक में चेंज करना है कर लेना, एग्जाम में गलत लिख के आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैम डी वाला क्लॉज जो था ना वो पैसा दबा के रखने के लिए था। हावेवर जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई करते हैं उसमें डी क्लॉज नहीं आता है, उसमें एफ क्लॉज आता है। अभी अभी अपन ने याद करा एफ से फॉल्सिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन लोगों ने जो इम्प्रिजनमेंट दिया है ना वो बराबर दिया है, एफ क्लॉज के हिसाब से ही दिया है, बस क्लॉज का नंबर यहाँ पे गलत कोड कर दिया है। दिस इज 132(1)F एंड नॉट डी। इफ यू वांट प्लीज यू कैन चेंज दिस। हावेवर देखो एग्जाम में हम क्लॉज नंबर वैसे भी लिख के आते नहीं है, हम खाली इम्प्रिजनमेंट कितना है वो लिख के आएंगे, तो इतना रिस्क लेने का भी नहीं एग्जाम में कि क्लॉज नंबर तक लिख के आओ फिर वो गलत हो मार्क्स कटे, क्योंकि ना लिखने के कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। सो बेटर एडवाइजेबल है कि अपने रेफरेंस के लिए भले क्लॉज नंबर याद रखो, लिख के आने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इम्प्रिजनमेंट जो बनता है उतना लिख के आ जाओ। तो यहाँ पे खाली चेंज कर लेना, अपन अभी सही पढ़ेंगे एफ। ऐसे काफी सारे चेंजेस है ऑफेंसेस चैप्टर में, इसका जो पूरा चेंज वाला एनोटेड PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। आप ये वीडियो देखने के बाद अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको एक्सेस करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे जाके CA रिद्धि बागमार सर्च कर लेना, फाइल्स सेक्शन में आपको पूरी एनोटेड ऑफेंसेस की फाइल मिल जाएगी जहां पे आप सारे चेंजेस कर सकते हो। ठीक है मैम। उसके अलावा एक और डाउट जो बच्चों को आता है कि मैम हम सेक्शन 122 भी पढ़ते हैं, और सेक्शन 122 में भी तो ये सारे ऑफेंसेस ही दे रखे हैं। सेक्शन 122 में भी तो था किसी से टैक्स कलेक्ट करना लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट ना करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉल्सिफाई करना। मैम उधर तो अलग पेनल्टी दी है, तो वो क्यों नहीं लगाया? आपको कैसे पता चला कि सेक्शन 132 आएगा? एक बात समझो, सेक्शन 122, और ये हमेशा हर क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना, सेक्शन 122 इज अ जनरल सेक्शन, ठीक है, जहां पे अमाउंट्स अगर कम है, ये 2 करोड़ तक की अमाउंट्स वगैरह है, तो बस आप ये पेनल्टी भर के छूट जाओगे। जब आपकी अमाउंट्स बढ़ जाती है, प्रोसिक्यूशन हो जाता है, क्लियरली क्वेश्चन लिख रहा है, इम्प्रिजनमेंट, प्रोसिक्यूशन, पनिशमेंट, ऑफेंसेस कोर्ट में प्रूव हो चुके हैं, अमाउंट बढ़ गए हैं, उन सारे केसेस में इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस भी आ जाते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है, पेनल्टी भी लगती है सेक्शन 122 की, और 132 में आप जेल भी जाते हो, दोनों ही चीज है। हावेवर यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन लोगों ने पेनल्टी पूछी ही नहीं है। अगर पेनल्टी पूछी होती जो आगे एक क्वेश्चन में है तो पेनल्टी भी गिनते 122 का, और प्लस ये जेल कितने टाइम के लिए जाएगा वो भी गिनते, राइट। यहाँ पे इन्होंने खाली इतना ही पूछा है कि भाई इनका कोर्ट के हिसाब से बेलेबिलिटी और पनिशमेंट बताओ प्रोसिक्यूशन पे। पेनल्टी पूछी है क्या क्वेश्चन में? नहीं, इसलिए 122 के बारे में कोई जिक्र नहीं किया अपन ने। इन्होंने खाली बेलेबिलिटी और पनिशमेंट फॉर प्रोसिक्यूशन पूछा, उसका आंसर अपन ने दे दिया जो आएगा सेक्शन 132 के हिसाब से। क्लॉज नंबर याद है, मॉनेटरी लिमिट याद है, तो बहुत आसान हो जाएगा। कम से कम 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट तो है ही, देन उसके बाद मैम अमाउंट पे डिपेंड करता है। खाली एक बी वाले क्लॉज के लिए 1 साल का इम्प्रिजनमेंट है जब अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ तक है, बाकी सब में 2 से 5 करोड़ में 3 साल और 5 करोड़ से ज्यादा में 5 साल का इम्प्रिजनमेंट हो जाता है। रिपीट ऑफेंस में भी 5 साल का ही इम्प्रिजनमेंट है। फॉल्सिफाई करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कम से कम भी 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा भी 6 महीने का ही इम्प्रिजनमेंट है, और फाइन या बोथ भी हो सकता है। राइट मैम, डन। चलिए, सिंपल था, हो गया।
देन उसके बाद अगेन ये कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं, प्योर थियोरी है, एज इट इज लिख के आनी है, आई एम स्किपिंग इट फॉर नाउ। देन क्वेश्चन 5 अगेन यहाँ पे इन लोगों ने सेक्शन 124 का रेफरेंस दे दिया है विच इज एक्चुअली सेक्शन 122, तो इसको आप ठीक कर लेंगे। ऐसा बहुत सारी जगह पे है कि सेक्शन 122 को 124 का रेफरेंस दे दिया है, उसको सब जगह चेंज करके 122 कर लेना। एग्जाम में आई एम अगेन सेइंग वैसे भी आपको सेक्शन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, सो डोंट बॉदर अबाउट दैट, आपका फाइनल आंसर करेक्ट होना चाहिए। Okay. Bindusar, CEO of Ashoka Solution Limited, is issued a summon to appear before the Central Tax Officer. However, वो आता नहीं है, उस पे समन इशू करा है बट वो समन की रिस्पेक्ट करके अपीयर ही नहीं होता है। तो मैम इसके लिए अपन एक जनरल सेक्शन पढ़ते हैं, ये रहा सेक्शन 122(3). सेक्शन 122(3) क्या बोलता है कि भाई अगर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पर थोड़े बहुत इन्वॉल्व हो, पार्टी टू इवेजन हो, ऑफेंस किसी को करने में हेल्प कर रहे हो, समन अटेंड नहीं कर रहे हो, मांगे हुए डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये वाला पॉइंट, समन अटेंड नहीं कर रहे, मांगे हुए डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ऐसे केस में आपके ऊपर 25,000 तक की कोई भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। इज इट फ्लैट 25,000? नो मैम, इट इज अप टू 25,000। सो 0 से 25,000 के बीच में कुछ भी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर द सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, बट मैक्सिमम इज 25,000। तो ये जनरल है, कहीं नहीं फॉल होता है, आपने किसी की हेल्प करी, आप डायरेक्ट पार्टी नहीं हो, आपने समन अटेंड नहीं किया, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं करे, पार्टी टू इवेजन हो, तो इन सब केसेस में ये 25,000 तक की जनरल पेनल्टी लग जाती है। सिंपल, राइट मैम, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेर एन ऑफेंस अंडर जीएसटी इज कमिटेड बाय टैक्सेबल पर्सन बीइंग अ ट्रस्ट who is deemed to be guilty of the offense and under what circumstances, क्या इंडिविजुअल्स को घसीट सकते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि ऑफेंस ट्रस्ट ने किया है, ट्रस्ट कोई इंडिविजुअल पर्सन है क्या? नहीं मैम। तो ऐसे केस में मान लो अगर जेल वेल होनी है तो किसको होगी? ट्रस्ट को कैसे जेल में डालेंगे? अब अपन पढ़ते हैं एक सेक्शन 137 जो सबके लिए होता है, एचयूएफ के लिए, कंपनीज के लिए, ट्रस्ट वगैरह के लिए, कि अगर ये लोग ऐसा कोई ऑफेंस करते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, कंपनी के लिए डायरेक्टर, ट्रस्ट के लिए ट्रस्टी, एचयूएफ के लिए कर्ता वगैरह, एओपी बीओआई के जो भी मैनेजिंग पर्सन है उनको क्या मान सकते हैं अपन? अक्यूज्ड मान सकते हैं। तो इनके ऊपर फिर इनको डीम्ड गिल्टी मान के प्रोसिक्यूशन करके इन्हें अकॉर्डिंगली पनिश करा जा सकता है। हावेवर ये एक्सेप्शन हमेशा रहता है कि अगर ये लोग प्रूव कर सके कि ये लोग बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे किसी डिसीजन मेकिंग में, इन्होंने कोई नेग्लिजेंस नहीं रखी है, इनके किसी डिसीजन ने कुछ अफेक्शन नहीं लाया है, तो ऐसे केस में ठीक है, इन्हें हम पनिश नहीं करेंगे। हावेवर जनरली अपन बोलेंगे कि भाई जो भी पर्सन इन चार्ज होगा, जो भी पर्सन इन चार्ज होगा उसको एज वेल एज कंपनी को, दोनों को, मतलब फाइन्स पेनल्टीज लगानी है कंपनी पे लगाएंगे, बट इंप्रिजनमेंट कंपनी का कैसे करेंगे मैम? तो ऐसे केस में इन सबको डीम्ड गिल्टी मान के पनिश करेंगे। तो मैम जैसे कि फर्म, एचयूएफ, ट्रस्ट, एओपी बीओआई, एलएलपी है तो उसके पार्टनर, करता, मैनेजिंग ट्रस्टी वगैरह को अपन डीम्ड गिल्टी मान लेंगे। तो बस वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि अगर ट्रस्ट ने गड़बड़ करी तो हम बोलेंगे जो ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी है ना उसको ट्रस्ट के साथ साथ डीम्ड गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस मान लेंगे, उसको पनिश करेंगे, उसको प्रोसिक्यूट करेंगे। However, अगर वो ऐसा प्रूव कर सके, अगर वो ऐसा प्रूव कर सके कि भाई उसका कोई कंसेंट नहीं था, उसका कोई नेग्लिजेंस नहीं था, फिर भी ये ऑफेंस हो गया, मे बी बाकी लोगों ने मिलकर कर लिया, तो ठीक है, उसको अपन बचा सकते हैं। द रेलेवेंट प्रोविजंस विल बी इनएप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स कंसर्न, अगर वो प्रूव कर सके कि ऑफेंस उनकी नॉलेज के बिना हुआ है, अदरवाइज उनको भी अपन गिल्टी मान लेते हैं। ये भी जनरल है, सिंपल है, कंपनी, डायरेक्टर, ट्रस्ट, ट्रस्टी, एचयूएफ करता, सबके ऊपर अप्लाई हो सकता है। Done. Next question. XYZ carries goods from Vadodara, Gujarat to Pune, Maharashtra. Value of goods 80,000 है, chargeable to 18% IGST. In transit, proper officer ने intercept करा section 68. Section 68 क्या है? E-way bill. 50,000 से बड़ा consignment है तो E-way bill के provisions लग जाते हैं। मान लो goods पकड़े गए, E-way bill proper नहीं है, taxes evaded है, तो वो आपके goods as well as conveyance दोनों को क्या कर सकते हैं? Confiscate कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे पेनल्टी गिनने बोल रहे, ऑफिसर को कॉन्ट्रावेंशन मिल चुका है, पेनल्टी गिननी है जब ओनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड, ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम फॉरवर्ड। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। अगर आपको सेक्शन 129 की पेनल्टी याद है तो बस उसको लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। सेक्शन 129 की पेनल्टी बोलती है कि अगर आपके गुड्स डिटेन सीज हो जाते हैं तो पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। अगर ओनर ऑफ द गुड कम फॉरवर्ड आ जाता है तो टैक्सेबल गुड्स के लिए 200% ऑफ टैक्स की पेनल्टी लग जाएगी। अगर ओनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड नहीं आता है तो 50% वैल्यू ऑफ गुड्स
200% टैक्स पेएबल विच एवर इज हायर है, उतनी पेनल्टी आपको लगेगी। डू नॉट फॉरगेट, ये रिविजन लेक्चर में भी समझाया है कि ये सारी पेनल्टीज CGST एक्ट की है, IGST एक्ट में डबल होती है। पर कभी भी हम टैक्स का परसेंटेज डबल करते हैं क्या? नहीं मैम, क्यों? क्योंकि IGST एक्ट में टैक्स का अमाउंट ऑटोमेटिक डबल होता है, पर वैल्यू का परसेंटेज डबल करना पड़ेगा क्या? हाँ मैम, क्योंकि वैल्यू तो CGST एज वेल एज IGST में सेम ही रहती है। अगर पेनल्टी डबल करनी है तो वैल्यू के केस में ये डबल होगा, पर टैक्स के केस में ये डबल नहीं होगा, क्योंकि टैक्स अपने आप IGST में डबल हो जाता है। राइट मैम। अब यहाँ पे अपन को बोला है कि 18% IGST है, पर पेनल्टी आपको CGST एक्ट के हिसाब से गिन के देनी है। पेनल्टी आपको CGST एक्ट के हिसाब से गिन के देनी है, मतलब CGST का टैक्स निकाल के आई हैव टू कैलकुलेट द पेनल्टी। अगर ओनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड है तो सीधा मुझे 200% ऑफ टैक्स निकालना है। अब मैम 80,000 का वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पे CGST, अगर 18% IGST है तो CGST कितना होगा? 9%। तो मैम 80,000 मल्टीप्लाई बाई 9% करेंगे तो CGST की फिगर आएगी, मल्टीप्लाई बाई 200% कर दो, ये आपको मिल जाएगी पेनल्टी जब ओनर कम फॉरवर्ड होता है। हावेवर अगर ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड है तो मैम 50% ऑफ वैल्यू, वैल्यू कितना? 80,000, उसका 50% 40,000, और मैम 80,000 का 9% का 200% अगेन विच इज 14,400 लेना है, विच एवर इज हायर। मैम हायर क्या आ जाएगा? 40,000। तो अगर ओनर ऑफ द गुड कम फॉरवर्ड है तो 14,400 का पेनल्टी, बट ओनर ऑफ द गुड डज नॉट कम फॉरवर्ड है तो सीधा 40,000 का पेनल्टी यहाँ पे लग जाएगा। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ ही करवा देती हूँ। कम टू क्वेश्चन 10, ये साथ में कर लेते क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट है। From the following details, calculate the amount to be paid for release of goods retained. सेक्शन 129 ऑफ CGST एक्ट का पेनल्टी पूछा है, लेकिन अभी मान के ही चलो कि ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड है। ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड है तो मैम पेनल्टी क्या हो जाएगी मेरी? 50% ऑफ वैल्यू और 200% ऑफ टैक्स। अगर गुड्स टैक्सेबल है, अगर गुड्स एग्जेम्प्ट निकले तो मैम टैक्स का परसेंटेज तो निकाल ही नहीं सकते, तो उस केस में 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स या 25,000 विच एवर इज लोअर है वो अपने को लेना पड़ेगा। चलिए, तो पहले अपन मान रहे हैं कि ये टैक्सेबल गुड्स है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स है 30 लाख। 30 लाख का 50% क्या आ जाएगा? 15 लाख, और एप्लीकेबल GST कितना है? 5,40,000। तो मैम 5,40,000 का 200% अपन करेंगे तो 10,80,000 आ जाएगा, विच एवर इज हायर। अगर अपन लेंगे तो 15 लाख हायर आ जाएगा, मतलब 15 लाख की पेनल्टी आ जाएगी अगर ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम फॉरवर्ड है टैक्सेबल गुड्स के लिए। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि क्या आपका आंसर बदल जाएगा? तुम बदल गए, क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर आपके वैल्यू ऑफ गुड्स तो 30 लाख ही है बट ये एग्जेम्प्टेड है? देखो, अगर एग्जेम्प्टेड है तो सीधा क्या करना है आपको? 30 लाख का 5% या 25,000 विच एवर इज लोअर। 30 लाख का 5% आता है 1,50,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर है तो 25,000 की पेनल्टी आ जाएगी अगर ये गुड्स एक्सेप्टेड हुए तो। राइट, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है कि ये जो टैक्स है वो C है, S है, I है, क्या है, बट इन्होंने पूछा CGST एक्ट के हिसाब से है, तो ऑफ कोर्स आई विल अज्यूम कि जो फिगर दी है वो CGST एक्ट की ही होगी, इसलिए कुछ डबल वबल करने का लफड़ा नहीं है। सीधा परसेंटेज लगाया, प्रोविजन लगाया, कम फॉरवर्ड डज नॉट कम फॉरवर्ड, दोनों में टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के लिए अलग अलग दे रखा है। तो बेसिकली आपको ये 4 पेनल्टी टोटल याद करनी है। ओनर ऑफ द गुड कम फॉरवर्ड है तो सीधा 200% ऑफ टैक्स पेएबल, नहीं तो 2% 25,000 विच एवर इज लोअर अगर एग्जेम्प्टेड है तो। डज नॉट कम फॉरवर्ड है तो 50% ऑफ वैल्यू 200% ऑफ टैक्स, बट एग्जेम्प्टेड के लिए ये 2% हो जाएगा, 5%, 25 तो 25 ही रहता है। राइट, सिंपल, यस मैम। और कोई क्वेश्चन है तो वो भी देख लेते हैं 129 का साथ में ही। नहीं, ये सब 130 के हैं, 122, 132, 138। ओके, डन। बस यही क्वेश्चंस थे। कम फॉरवर्ड, डज नॉट कम फॉरवर्ड, उसमें टैक्सेबल भी एग्जेम्प्ट भी अपन ने देख लिया, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं काफी बार, चांसेस भी है। चलो मैम, कंटिन्यूइंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। Answer the following questions. Shagun started supply of services in Vasai, Maharashtra from 1st January. Her turnover exceeded 20 lakh on 25 January. However, उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करा, तो उसको कितना पेनल्टी लगेगा बताओ। अगर ये रजिस्ट्रेशन ना लेके उसने 1,26,000 का टैक्स इवेड कर दिया है तो मैम जनरल अपन पेनल्टी में जाएंगे, जो क्या है सेक्शन 122 की।
तो सेक्शन 122 में जो पॉइंट्स है अपन ये स्ट्रिक्ट फूड करके याद करते हैं, उसमें आर से क्या था मैम, आर से हम बोल रहे थे कि रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है, कहाँ गया, हाँ, रजिस्ट्रेशन लिया नहीं, गलत डॉक्यूमेंट देके ले लिया या किसी और के रजिस्ट्रेशन को यूज कर रहे हैं, सो वी आर फॉलोइंग अंडर दिस पॉइंट, जहां पे आप लायबल तो हो गए पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो ऐसे केस में जितना भी टैक्स इन्वॉल्व है या 10,000 विच एवर इज हायर की पेनल्टी लग जाएगी, दिस इज अंडर सीजीएसटी, तो आईजीएसटी में 10,000 हो जाएगा 20,000, टैक्स को डबल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक डबल हो ही जाता है, राइट मैम। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि जो भी 10,000 या टैक्स कितना इवेड करा है उसने, 1,26,000 का, 1,26,000 का टैक्स इवेड करा है ना, तो 10,000 और 1,26,000 विच एवर इज हायर है, विच इज 1,26,000, उतना यहाँ पे शगुन को क्या लग जाएगा, लायबल होते हुए रजिस्ट्रेशन ना लेने का पेनल्टी लग जाएगा। ये फ्रॉड का ही केस है, आप लायबल हो फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे, दिस इज अ प्योर फ्रॉड, इसलिए यही पेनल्टी लग गई। हावेवर अपन आगे जाके देखते हैं कि देखो ये जनरल पेनल्टी तो रहती है, लेकिन अगर कभी पता चले कि फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट नहीं था, एरर, मिस्टेक, ओमिशन हो गई है, तो पेनल्टी कम भी करके दी जाती है, विच इज 10% ऑफ टैक्स या 10,000 विच एवर इज हायर। पूरे टैक्स को लेने की जरूरत नहीं है, आप 10% ऑफ टैक्स भी ले सकते हो। ये क्वेश्चन भी अपन आगे देखेंगे। जब गलती से मिस्टेक हो गई थी, ये गलती से मिस्टेक नहीं है, आप लायबल होते हुए भी रजिस्ट्रेशन ना लेके टैक्सेस को इवेड कर रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, पूरा टैक्स या 10,000 हायर का आपको पेनल्टी भरना ही पड़ेगा। डन मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सागर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेलीकॉम सॉल्यूशंस इज इशूड अ समन टू अपीयर। अभी अपन ने ऊपर ऐसा एक क्वेश्चन देखा ही था कि आप पे समन इशू करा है और आप फिर भी फेल टू अपीयर होते हो, तो अभी अपन ने देखा था ना कि सेक्शन 122(3) में 25,000, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, दिस इज नॉट 625, दिस इज 25,000 ओनली, तो 25,000 तक का आपको यहाँ पे पेनल्टी लग सकता है। सिमिलर क्वेश्चन वी जस्ट नाउ सॉ हियर, कहाँ गया कहाँ गया, देखा था अभी जहां भी गया हो कि आपको बुलाया पर आप गए नहीं, ये रहा ना, हाँ, क्वेश्चन 5 में अभी अभी देखा था अपन ने, समन किया पर आप आए नहीं तो 25,000 तक की पेनल्टी आपको लग सकती है। तो ये तो रिपीटेटिव ही हो गया, पॉइंट नंबर 1 नया था, अपन ने कर लिया। चल देन उसके बाद क्वेश्चन 9, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन सब्जेक्ट टू कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स, क्योंकि उन्होंने उनका अकाउंटिंग नहीं करा। डायरेक्टर्स को जानना है कि क्या कॉन्फिस्केशन के ल्यू में कुछ फाइन देके कॉन्फिस्केशन होने से बचा सकते हैं क्या। हाँ मैम, सेक्शन 130 में अपन देखते हैं। सेक्शन 130 बोलता है कि अगर आपके गुड्स कॉन्फिस्केट होने वाले हैं और आप नहीं चाहते हो कि वो कॉन्फिस्केट हो, तो कॉन्फिस्केशन को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, फाइन पे कर सकते हो। गुड्स के लिए कितना फाइन पे करोगे, जो भी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स है माइनस उस पे जितना टैक्स चार्ज है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस जो भी टैक्स है, ये आप क्या करोगे गुड्स के लिए। हावेवर जो भी आपका फाइन और पेनल्टी है वो दोनों मिला के 100% ऑफ टैक्स पेएबल से कम तो नहीं होना चाहिए। पेनल्टी कौन सा मैम, अभी अपन ने देखा ना सेक्शन 129 का, जो ओनर कम फॉरवर्ड डज नॉट कम फॉरवर्ड वाला, वो जो पेनल्टी है वो प्लस यहाँ पे कॉन्फिस्केशन ना हो इसलिए फाइन भर देना, इसका जो टोटल है वो 100% ऑफ टैक्स से कम तो होना ही नहीं चाहिए। और मैम कन्वेंस कॉन्फिस्केट ना हो उसके लिए क्या ऑप्शन है अपने पास, कन्वेंस कॉन्फिस्केट ना हो तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि जितना भी टैक्स बन रहा है उन गुड्स के ऊपर, जितना भी टैक्स बन रहा है उतना आप एज फाइन पे कर दो, तो आपका कन्वेंस कॉन्फिस्केट नहीं करेंगे। दिस इज द प्रोविजन। नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड आंसर। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन सब्जेक्टेड टू कॉन्फिस्केशन, उन्हें जानना है कि क्या होगा। तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक प्योर थियोरी क्वेश्चन ही हो चुका है, जहां पे बस आपको पूरी थियोरी लिख के देनी है कि देखो अगर कॉन्फिस्केशन ना हो तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप रिडेम्पशन फाइन भर सको। फाइन कितना है मैम, लेस देन और इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स माइनस टैक्स चार्जेबल। हावेवर फाइन प्लस पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स से कम नहीं होनी चाहिए। और बाद में आप जब भी ये टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी सब कुछ भर दोगे तब आपके गुड्स को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। इन्होंने कन्वेंस का फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन नहीं पूछा है, सिर्फ गुड्स का पूछा है, तो आंसर अपन ने सिर्फ गुड्स का दे दिया। कन्वेंस का पूछते तो वो भी दे देते। प्योर थियोरी है, यू कैन इग्नोर, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अभी है आगे जो अपन कर रहे हैं। तो पहले अपन इन्हीं को सॉल्व करते हैं। 10 अभी मैंने आपको करवा दिया। कम टू क्वेश्चन 11। Radha Swamy owns and supplies certain goods costing 30 lakh in a conveyance hired from Manikaran Transporters. मार्केट वैल्यू है गुड्स की 40 लाख की और उस पर टैक्स चार्जेबल है 4,80,000 का। मेरी कॉस्ट 30 लाख है बट गुड्स की मार्केट वैल्यू 40 लाख है जिसमें 4,80,000 का टैक्स है।
द गुड्स सप्लाइड बाय राधा स्वामी एंड द कन्वेयंस, अब दोनों को कॉन्फिस्केट करने की बात हो रही है, अब गुड्स और कन्वेयंस दोनों की बात है, तो हम क्या फाइन भर के और कॉन्फिस्केशन से गुड्स और कन्वेयंस को बचा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो मैम इफ आई टॉक अबाउट गुड्स, तो गुड्स में मैं बोल सकती हूँ जो मार्केट वैल्यू है 40 लाख माइनस 4.8 लाख का टैक्स विच कम्स एज 35.2 लाख, राइट? यस मैम, 35.2 लाख का मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, फाइन भर के और कॉन्फिस्केशन होने से मेरे गुड्स को बचा सकती हूँ। कन्वेयंस की बात करूँ तो जो भी टैक्स चार्ज्ड है, तो मैम 30 लाख के गुड्स है, 30 लाख के गुड्स है और उस पर टैक्स कितना है मैम, 4,80,000 का, तो टोटल टैक्स कितना बन रहा है, 4,80,000 का। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि कन्वेयंस को कॉन्फिस्केट होने से बचाने के लिए आपको बस कितना फाइन भर देना है, जो भी टैक्स अमाउंट है उतना मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है और डिपार्टमेंट इससे कम भी ले सकती है। सो 35,20,000 और 4,80,000 मैक्सिमम फाइन है, इससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा कॉन्फिस्केशन होने से आपके गुड्स को बचाने के लिए, इससे कम कुछ भी हो सकता है, ये मैक्सिमम इतना हो सकता है, राइट मैम। तो गुड्स के लिए मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स और कन्वेयंस के लिए जितना टैक्स है उतना पूरा, यू हैव टू पे एज मैक्सिमम फाइन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी क्वेश्चन में बोलता है रघुरामन अ रजिस्टर्ड डेट सप्लायर इन मध्य प्रदेश फेल्ड टू पे जीएसटी अमाउंटिंग टू 7,400 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, तो प्रॉपर ऑफिसर ने उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी। हावेवर रघुरामन को लगता है कि यार क्या फालतू 7,400 के लिए पेनल्टी लगा रहा है, थोड़ी तो शर्म कर भाई, ये माइनर ब्रीच है, इस पे कोई पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। ओके, वी गो टू सेक्शन 126 जहां पे अपन माइनर ब्रीच का लिमिट पढ़ते हैं। कुछ जनरल चीजों की बातें सेक्शन 126 में होती है, जिसमें से एक है माइनर ब्रीच। तो डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आपका जो भी टैक्स या आईटीसी का अमाउंट इन्वॉल्व है वो लेस देन 5,000 है, नॉट इवन एग्जैक्ट 5,000, एग्जैक्ट 5,000 भी माइनर नहीं होता है, बड़ा ब्रीच हो जाता है, लेस देन 5,000 यानी 4,999 तक का अगर ब्रीच है तो उसको माइनर मान सकते हैं, जहां पे पेनल्टी माफ कर देंगे। इधर क्या अमाउंट है, 7,400 का अमाउंट है, तो ये माइनर है क्या, नहीं मैम ये माइनर नहीं है, इसलिए रघुरामन जो बोल रहा है वो टेनेबल इन लॉ नहीं है, दिस इज नॉट अ माइनर ब्रीच। बराबर से प्रॉपर ऑफिसर इसके ऊपर पेनल्टी लगाना चाहे तो लगा सकता है, राइट मैम। सिमिलर सेक्शन 126 का ही क्वेश्चन ये भी है, तो साथ साथ में ही अपन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 12 पे बाद में आएंगे। So come to question 13. Mangeshwar, a registered under CGST Act 2017, has made a breach in payment of tax amounting to 6,100. अब फटाफट से बता दो ये माइनर है कि नहीं। मंगेश्वर बोल रहा है कि माइनर ब्रीच है, पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। मैम लेस देन 5,000 ही माइनर ब्रीच होता है, ये मोर देन 5,000 है, तो हम बोलेंगे कि ना ये माइनर ब्रीच नहीं है, इस पे बिल्कुल पेनल्टी लगाना चाहे डिपार्टमेंट लगा सकता है। आगे पढ़ते हैं, एक और इंस्टेंस में मंगेश्वर ने एक ऐसा ऑफेंस करा है जो इजीली रेक्टिफाइबल नहीं है। क्या हुआ है मैम, डॉक्यूमेंट्स में उसके अकाउंटेंट से ऐसी कोई गलती हो गई है जो इजीली रेक्टिफाइबल नहीं है, तो वो बोल रहा है कि यार मुझे नहीं पता था ना, पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए। अगेन मैम सेक्शन 126 बोलता है कि देखो अगर ऐसे कोई डॉक्यूमेंटेशन में एरर है जो एपरेंट ऑन फेस है, आराम से रेक्टिफाई हो सकते हैं, इजी है, तो ठीक है उनके लिए पेनल्टी नहीं लगाएंगे। बट यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंटेशन में जो एरर हुआ है वो एपरेंट ऑन फेस या इजीली रेक्टिफाइबल नहीं है, यानी उसके लिए पेनल्टी लगेगी। देन थर्ड हम बात करें तो यहाँ पे हम यही बोलेंगे कि इजीली रेक्टिफाइबल है, विदाउट फ्रॉडुलेंट इंटेंट है, तो पेनल्टी नहीं लगाएंगे, बट यहाँ पे इजीली रेक्टिफाइबल नहीं था इसलिए पेनल्टी लगेगी। आगे पढ़े तो मंगेश्वर वॉलेंटरीली एक्सेप्ट करता है कि यार उससे एक गलती हो चुकी है और ऑफिसर को बोल रहा है कि यार इतना बड़ा भी कुछ गलती था नहीं, बहुत बड़ी अमाउंट थी नहीं, मेरा प्लीज पेनल्टी मत लगाओ या थोड़ा सा कम लगा दो। तो हाँ, यहाँ पे हम सेक्शन 126 में पढ़ते हैं कि अगर कोई पर्सन सामने से आके वॉलेंटरीली डिस्क्लोज कर देता है कि यार देखो मुझसे ये गलती हो चुकी है, तो फिर उस पर पेनल्टी लगाते टाइम डिपार्टमेंट ये चीजें ध्यान में रखेगा, उसकी ऑनेस्टी को रिवॉर्ड करेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पेनल्टी नहीं लगाएगा, हाँ बट जैसे जो मैक्सिमम पेनल्टी है उतनी लगाने की जरूरत नहीं है, क्वांटम थोड़ा सा कम करा जा सकता है। तो इधर हम बोल रहे हैं कि क्योंकि मंगेश ने आके क्या करा है, वॉलंटरीली डिस्क्लोज कर दिया, इसलिए इसको एक मिटिगेटिंग फैक्टर मान के और अपन फैक्ट्स ऑफ द केस को ध्यान में रखते हुए कम पेनल्टी लगा सकते हैं। एंड लास्ट पूछ रहा है कि ऐसा कोई भी अपन ने प्रोविजन वायलेट करा जिसकी कोई पेनल्टी नहीं, तो मैम जिसकी कोई पेनल्टी नहीं उसका जनरल सेक्शन 125 बोलता है 25,000 तक की पेनल्टी लगा दो। जिसकी कोई पेनल्टी नहीं है उस ऑफेंस के लिए एक जनरल पेनल्टी लगती है विच इज अप टू 25,000। तो ये पूरा क्वेश्चन एकदम छोटे छोटे जनरल
डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। क्वेश्चन 13 अच्छा क्वेश्चन है, दिस कैन इवन कम इन एग्जाम, इफ नॉट एज अ फुल क्वेश्चन, एमसीक्यू में ये छोटी छोटी चीजें आ सकती है। ठीक है मैम। अगेन अपन सेक्शन 130 के क्वेश्चंस कर रहे थे, उनको पहले सारे फिनिश कर लेते हैं। तो सेक्शन 130 का एक और क्वेश्चन, फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो आपको मैक्सिमम फाइन बताना है कि मेरे गुड्स कॉन्फिस्केट ना हो, उसके लिeu में मैं फाइन भर के बच जाऊं। ठीक है मैम। गुड्स लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन है, गुड्स और कन्वेंस दोनों की बात यहाँ पे की है। कॉस्ट ऑफ द गुड्स दे रखा है 15 लाख, जिससे मतलब नहीं है, हमें मार्केट वैल्यू और टैक्स से मतलब है। तो गुड्स के लिए हम बोलेंगे सिंपल, मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स कर लो। मार्केट वैल्यू 20 लाख है और टैक्स है 3,60,000, तो 20 लाख माइनस 3,60,000, 16,40,000 का मैक्सिमम फाइन भर के आप गुड्स को कॉन्फिस्केट होने से बचा सकते हो। एंड इफ वी टॉक अबाउट कन्वेंस, डायरेक्ट जीएसटी का जो अमाउंट है 3,60,000, उतना मैक्सिमम फाइन भर के आप कन्वेंस को कॉन्फिस्केट होने से बचा सकते हो। ऊपर वाला क्वेश्चन करने के बाद ये आपको एकदम सिंपल पपलू लगा होगा। अगेन जो क्वेश्चन 16 है वो प्योर थ्योरी क्वेश्चन है, वही ओनर कम फॉरवर्ड डज नॉट कम फॉरवर्ड की पेनल्टी यहाँ पे पूछी हुई है। देन मैम कंपाउंडिंग अगेन क्वेश्चन 22 भी प्योर थ्योरी है कि कौन कौन से केसेस में आपके गुड्स लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन हो जाते हैं। ओके परफेक्ट। चलिए, तो अपन ने यहाँ पे सेक्शन 130 फाइंड इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन के जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे निपटा दिए हैं। अब फ्लो में जो अपना चल रहा था आगे बढ़ते हैं। चलो 8 इज डन, 9 इज डन, 10 इज डन, 11 इज डन, कम टू 12 विच इज रिलेटेड टू कंपाउंडिंग। सेक्शन 138 कंपाउंडिंग क्या बोलता है? चलो, कंपाउंडिंग बोलता है कि मैम मैं जेल ना जाऊं और उसके बदले पैसा भर दूं तो चल जाए क्या? दिस इज नोन एज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब आप जेल जाने की जगह पे पैसा भर के खुद को बचा लो, तो ऐसे केस में आप कंपाउंडिंग कर सकते हो। सो मीन्स पेमेंट ऑफ मनी इंस्टेड ऑफ अंडरगोइंग प्रोसिक्यूशन। हाँ, दिस इज अंडरगोइंग प्रोसिक्यूशन, मतलब प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया है, अभी तक आपको कन्विक्ट नहीं करा है, उसके बीच में कभी भी आप पैसा भर के कंपाउंडिंग करवा सकते हो। एक बार अगर कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया या आपने रिपीट ऑफेंस करा, एक बार से ज्यादा कंपाउंडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, या तो ये फेक इनवॉइसेस के केस में तो कंपाउंडिंग हो ही नहीं सकता है, इन सारी सिचुएशंस में कंपाउंडिंग अलाउ नहीं करेंगे। प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया उससे प्रॉब्लम नहीं है, कन्विक्ट कर दिया एक बार कोर्ट ने आपको, उसके बाद कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं है। एक बार से ज्यादा बार सेम ऑफेंस के लिए कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं है। बी, ए इनवॉइस नहीं है, बी सप्लाई नहीं है, बी वाला क्लॉज बोल रहा था सप्लाई बिना फेक इनवॉइसेस इशू कर रहे हो, उस केस में अपन बोलेंगे कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं होगा। अब कंपाउंडिंग में मैम देखो, बी क्लॉज के लिए तो कंपाउंडिंग पॉसिबल है ही नहीं, तो ए सी डी ई इन सब के लिए कॉमन कंपाउंडिंग है। यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि ये जो 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की अमाउंट्स, और यहाँ पे हम बोलेंगे सॉरी, दिस इज 5 करोड़ से ज्यादा वाली अमाउंट्स, एंड यहाँ पे 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक वाली जो अमाउंट्स है क्लॉज 1 और 2, उसमें कितना मिनिमम 50%, मैक्सिमम 75%, मिनिमम 40%, मैक्सिमम 60% की कंपाउंडिंग की लिमिट लग जाती है। और उसके बाद जो अपना एफ एच और आई वाला पॉइंट था, फॉल्सिफाई करना, हेल्प करना, गुड्स के लिए हेल्प करना, सर्विसेज के लिए, उसमें फ्लैट 25% ऑफ जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है वो करके और क्या हो सकता है, कंपाउंडिंग हो सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट ऑफेंस नहीं करा बट ऑफेंस करने वाले को अबेट करा, तो उस केस में भी अपन बोलेंगे 25% ऑफ द अमाउंट भर, जो भी टैक्स आईटीसी रिफंड इन्वॉल्व है उसका 25% भर के आप क्या कर सकते हो, प्रोसिक्यूशन होने से बच सकते हो, कंपाउंडिंग कर सकते हो। देखो लॉ में मिनिमम कंपाउंडिंग बोल रखी है 25%, ये फ्लैट रेट्स है, ठीक है, ऑफेंस स्पेसिफिक नहीं, फ्लैट हम बोल रहे हैं कि मिनिमम 25% का कंपाउंडिंग और मैक्सिमम 100, ये मैक्सिमम लॉ में दे रखा है। हाउएवर अभी प्रैक्टिकली मैक्सिमम 75 ही है, it can go up to 100, right? So minimum 25, maximum 100% of the amount का टैक्स का क्या हो सकता है, कंपाउंडिंग हो सकता है। नाउ लेट अस सी, दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर आपको क्लॉज नंबर याद होंगे ना, तो पेनल्टी याद करना, इम्प्रिजनमेंट याद करना, कंपाउंडिंग याद करना, सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। और मैंने बहुत अच्छा एफर्ट लिया है रिविजन वीडियो में आपको ये चीजें याद करवाने के लिए। सो मेक श्योर यू गो एंड सी द रिविजन वीडियो वंस, इट विल बी अ वर्थ इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम। ठीक है मैम, आ जाइए। यहाँ पे गणेश एंटरप्राइजेस है, एक रजिस्टर्ड सप्लायर है जिसने ऑफेंस कमिट कर दिया है जो एक्चुअली कंपाउंडेबल है। डिपार्टमेंट ने प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया है, अभी तक सिर्फ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ है, कन्विक्ट नहीं हुआ है, तो डिपार्टमेंट बोल रहा है कि नहीं नहीं, एक बार प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया तो अब कंपाउंडिंग नहीं हो सकता।
ये सही है क्या? नहीं मैम, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपाउंडिंग हो सकता है। कन्विक्ट हो जाओ एक बार आप कोर्ट से, उसके बाद कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। तो देयर इज नो प्रॉब्लम। हम बोल रहे हैं कि इवन इफ प्रोसिक्यूशन इज इनिशिएटेड, स्टार्ट हो चुका है, फिर भी कंपाउंडिंग हो सकता है। मिनिमम, अब यहाँ पे कोई ऑफेंस स्पेसिफिक तो बोला नहीं है, तो जनरल अपन बोलेंगे मिनिमम 25% ऑफ टैक्स और मैक्सिमम 100% ऑफ टैक्स का अमाउंट देके आप प्रोसिक्यूशन से बच सकते हो। सिंपल, यस मैम। Then उसके बाद we have more questions on compounding. We'll finish all of them together only. Okay, come to question 20. जीएसटी डिपार्टमेंट इनिशिएटेड प्रोसिक्यूशन, नो प्रॉब्लम, प्रोसिक्यूशन सिर्फ स्टार्ट हुआ है। प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट मिस्टर साहिल, उसने 8 करोड़ का जीएसटी कलेक्ट करा है बट डिपार्टमेंट को पे नहीं करा। ये कौन सा क्लॉज हो गया? डी मैम। डी से पैसा दबा के रखा है, सेक्शन 132(1)D। डी से पैसा दबा के रखा है, टैक्स बोल के कलेक्ट किया बट गवर्नमेंट को पे नहीं करा। ठीक है मैम, मतलब यहाँ पे ये वाला लिमिट डी क्लॉज के लिए ये वाला लिमिट लग जाएगा। अगर अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा है तो मिनिमम 50 मैक्सिमम 75, और अगर अमाउंट 2 से 5 करोड़ के बीच में है तो मिनिमम 40 मैक्सिमम 60 का कंपाउंडिंग लिमिट यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे अमाउंट है 8 करोड़, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है। सो वील से कि 50% से लेके 75% की रेंज में कोई भी अमाउंट हो सकती है कंपाउंडिंग की। टैक्स कलेक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड कितना है? 8 करोड़। 8 करोड़ का 50% आता है 4 करोड़, और 8 करोड़ का 75% आता है 6 करोड़। इसके बीच में कोई भी अमाउंट लेके डिपार्टमेंट कंपाउंड कर सकता है। डिपार्टमेंट ने कितना अमाउंट लिया है? 5.2 करोड़ का। तो क्वेश्चन नंबर 1, मिनिमम मैक्सिमम कंपाउंडिंग का रेंज बताओ। बता दिया, 4 करोड़ 6 करोड़। क्वेश्चन नंबर 2, डिपार्टमेंट ने जो 5.2 का लिमिट बताया है, 5.2 का कंपाउंडिंग अमाउंट बताया है, क्या वो विद इन द लिमिट है? यस मैम, इट इज बिटवीन 4 एंड 6। सो हाँ, ये जो अमाउंट है वो लिमिट्स के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साहिल को कितने दिन में पे कर देना है? जिस भी दिन कंपाउंडिंग ऑर्डर मिले वहां से 30 डेज में आपको ये कंपाउंडिंग की अमाउंट पे कर देनी होती है। एक्सट्रीमली सिंपल, यस, बट ओनली सिंपल इफ यू नो द प्रोविजन, नहीं तो आप इधर गेस वर्क तो कुछ भी कर ही नहीं सकते। परफेक्ट। Next question again on compounding. Swastik Tours and Travels is registered taxable person under GST in the state of Punjab. Its gross receipts from the overseas package tours for the month of February amounted to 50 crore. इस 50 crore में से 10 मिला है रजिस्टर्ड पर्सन से, तो GSTR 1 भरते टाइम क्या किया, बाकी जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से मिला था 40 करोड़, उसमें से 20 ही गवर्नमेंट को भरा और 20 क्या करे, खा गए। 20 करोड़ गवर्नमेंट को बताया ही नहीं कि मिला, क्योंकि अनरजिस्टर्ड से मिला, ऐसा कोई ट्रेल था नहीं, कैश का था, ब्लैक में दिखा के खत्म किया। तो मैम इसके ऊपर 20 करोड़ के ऊपर 18% के हिसाब से 3.6 करोड़ का तो टैक्स ही बन जाता है। ठीक है, अब ये कंपाउंडिंग की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ये एक गड़बड़ तो करी है 3.6 करोड़ की, प्लस एक गड़बड़ और करी है। वो क्या किया है मैम? मोर ओवर वाइल फाइलिंग 3B फॉर द सेम मंथ एक 0.4 लाख का ITC भी फेक इनवॉइसेस पे बिना गुड सर्विसेज रिसीव किए गलत यहाँ पे लिया है। डिपार्टमेंट ने प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया। स्वस्तिक ने डिपॉजिट करा अमाउंट ऑफ टैक्स अलोंग विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, और 1 करोड़ कंपाउंडिंग का अमाउंट बीइंग 25% उसने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। 25% से क्या होगा? वी विल हैव टू सी ना कि कौन सा यहाँ पे क्लॉज लग रहा है, एंड अकॉर्डिंगली क्या इधर कंपाउंडिंग का रेंज होगा। ये अमाउंट कलेक्ट यहाँ पे अपन ने क्या करा है, स्टेटमेंट्स को फॉल्सिफाई करा है ना, अपन ने क्या करा है, टेम्पर करे हैं इनवॉइसेस। टेम्पर करना इनवॉइसेस मतलब स्टेटमेंट्स को फॉल्सिफाई करना। फॉल्सिफाई करने के लिए, यस, फॉल्सिफाई करने के लिए हम बोलेंगे कि हाँ, हर अमाउंट के लिए 25% का ही कंपाउंडिंग लगता है। बट एक ऑफेंस और भी तो हुआ है, वो कौन सा है? फेक इनवॉइसेस पे ITC ले लेना। फेक इनवॉइसेस पे ITC ले लेना मतलब सी क्लॉज, चौड़ में ITC ले रहे हैं, ए इनवॉइस नहीं है, बी सप्लाई नहीं है। 132 का क्लॉज सी क्या बोलता है? चौड़ में गलत गलत ITC लेना। उसके लिए तो मैम, उसके लिए जो कंपाउंडिंग का लिमिट है ना वो ज्यादा है। अब जब भी कभी ऐसा हो कि आप एक से ज्यादा ऑफेंसेस कर रहे हो और फिर उन्हें साथ में कंपाउंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो जो हायर कंपाउंडिंग की लिमिट होगी ना वो हमेशा अप्लाई होगी। यहाँ पे दो गड़बड़ करी, एक गलत ITC लिया और दूसरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई करा। फॉल्सिफाई करने के लिए 25% का कंपाउंडिंग है, बराबर है, बट गलत ITC लेने के लिए, और यहाँ पे अपना अमाउंट क्या है, 5 करोड़ से कम है, राइट, अमाउंट अपना 3.6 और प्लस 0.4 यानी 4 करोड़ का ही अमाउंट है। तो 5 करोड़ से कम के अमाउंट के लिए लिमिट लग जाएगी कंपाउंडिंग की मिनिमम 40 मैक्सिमम 60, राइट। सो वी विल से कि आपको क्या करना है, 4 करोड़ का आपको क्या करोगे, 40, मतलब दोनों में से जो भी हायर है वो आप लोगे। 25% तो था
फॉल्सिफाई करने का, और इसका क्या था मैम, कम से कम 40, ज्यादा से ज्यादा 60। अपने 25 तो ले ही नहीं सकते, विल हैव टू टेक द हायर वन। हायर वन के हिसाब से कम 40 तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो 4 करोड़ का 40% विच इज 1.6 करोड़ मिनिमम कंपाउंडिंग अमाउंट यू विल हैव टू गिव। सो व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द केस एंड कमेंट अपॉन द रिजेक्शन ऑफ द रिक्वेस्ट बाय स्वस्तिक। स्वस्तिक ने बोला कि भाई 25% लेके खत्म करो, बट कैन वी डू दैट? नहीं। एक बार आंसर भी रीड करते हैं। अपन बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ टैक्स एविडेड आईटी से रॉन्गली अवेल्ड इज 4 करोड़। कैसे? 3.6 और 0.4। तो ये 2 करोड़ से तो ज्यादा है, लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो ऐसे केस में ऑल्सो जब एक से ज्यादा कैटेगरी का ऑफेंस आप एक साथ कर लेते हो, तो जो हायर कंपाउंडिंग की लिमिट प्रिस्क्राइब होती है वो अपने को लेनी पड़ती है। तो आईटीसी के लिए कम से कम 40% तो है ही। इन लोगों ने अपर लिमिट नहीं दिया है, देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। कम से कम की बात हो रही है कि भाई 25 से तो ज्यादा एटलीस्ट 40 तो भरना ही पड़ेगा। तो इधर 40% तो आ ही जाएगा। फॉल्सिफिकेशन के लिए 25% है, जो अपन नहीं लेंगे। विल हैव टू टेक 40 ओनली, क्योंकि ये साथ में ऑफेंस करा है, तो हायर वाला जो कंपाउंडिंग का लिमिट है वही लगेगा। तो ऐसे केस में 4 करोड़ का 40%, 1.6 करोड़ एटलीस्ट व्हाट यू विल हैव टू पे, एटलीस्ट दिस यू विल हैव टू पे। तो आप तो 25% भर के तो बच ही नहीं सकते। तो आप जो बोल रहे हो वो जस्टिफाइबल नहीं है। हायर लिमिट क्यों नहीं गिनी? क्योंकि लोअर ही अपन जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा है। अपन बोल रहे हैं 25%, लेकिन कम से कम 40 तो आएगा ही। तो अपना बोलना तो वैसे भी नॉट टेनेबल हो जाएगा। राइट, क्लियर, अंडरस्टूड, गुड क्वेश्चन, दिस इज परफेक्ट। ये प्योर थ्योरी है, ये भी ये है। ठीक है, डन। कंपाउंडिंग के भी अपने सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो सारे सेक्शन 122 132 के जनरल क्वेश्चंस है, कि अगर आपको पेनल्टी आती है आप उन्हें अप्लाई कर सकते हो, क्लॉजेस याद है, तो दिस विल ऑल बी वेरी सिंपल फॉर यू। अब लाइन से देख लेते हैं, जो बच्चे हैं वो सारे वाइंड अप कर लेते हैं। चलो, 5 6 7 8 9 10 11 डन, 12 डन, 13 डन, 14 पे आ जाओ। चलो 14 अगेन। अब इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद ये सब आपको सिंपल लगेगा। निर्मल प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन वसई महाराष्ट्र है, एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। 5 लाख के गुड्स सेल करे हैं, टैक्स कलेक्ट करा 28%, बट गवर्नमेंट को पे करा खाली 18%, यानी 10% का टैक्स दबा के रखा है। सेक्शन 132(1) क्लॉज डी, हम क्या बोल रहे हैं, 10% का यहाँ पे आपने टैक्स दबा के रखा है, बट जो अमाउंट है ना वो 2 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे है नहीं। तो 132 का प्रोसिक्यूशन आएगा क्या? नहीं मैम, अमाउंट यहाँ पे बहुत छोटी है, कम है। 5 लाख के ऊपर 10% का टैक्स बनता है खाली 50,000, उसके लिए कोई प्रोसिक्यूशन होगा नहीं। तो मतलब मैम जनरल सेक्शन लगेगा, विच इज सेक्शन 122। 122 क्या बोलता है? अमाउंट ऑफ टैक्स या 10,000 विच एवर इज हायर। अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है? 50,000 या 10,000 विच एवर इज हायर, क्या आ जाएगा? 50,000। तो नॉर्मल सेक्शन 122 का पेनल्टी लग जाएगा। और ये ऑफकोर्स जानबूझ के किया है, गलती से मिस्टेक है नहीं। कस्टमर से 28 कलेक्ट करा, गवर्नमेंट को 18 पे करा, सब जानबूझ के किया है। तो पूरा का पूरा टैक्स या 10,000 हायर का पेनल्टी आपको यहाँ पे लगने ही वाला है। सिंपल, राइट मैम। लेकिन एक क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाती हूँ। दिस इज डन 15 16। इसको 2 मिनट होल्ड पे रखेंगे अपन। हाँ, सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 देखो एक बार, क्योंकि यहाँ पे गलती से मिस्टेक वाला पॉइंट भी है और जानबूझ के करने वाला पॉइंट भी है। तो इधर अपन बोल रहे हैं कि अपन ने कुछ तो एप्लीकेशन करके और गलत एक्सेस रिफंड ले लिया है। पेनल्टी सबकी सेम है, सेक्शन 122 में जितने ऑफेंसेस है सबकी सेम पेनल्टी है, टैक्स 10,000 विच एवर इज हायर। लेकिन अगर गलती से मिस्टेक हुई तो 10% ऑफ टैक्स 10,000 विच एवर इज हायर। यहाँ पे 18,000 ईच सी और एस है, तो अपन को तो सी के अमाउंट से चेक कर लेंगे अपन। तो अगर यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गई है तो 10% ऑफ 18,000 विच इज 1,800 और 10,000 विच एवर इज हायर लेंगे, तो 10,000 आएगा ईच अंडर सी जीएसटी, प्लस 10,000 आ जाएगा एस जीएसटी के अंदर भी। तो 10,000 सी और एस दोनों में आ जाएगा। हावेवर अगर आपने ये जानबूझ के करा था, गलती से मिस्टेक नहीं थी, तो फिर 18,000 जो प्रॉपर टैक्स अमाउंट है या 10,000 हायर लेंगे तो 18,000 आएगा ईच अंडर सी एंड एस, मतलब टोटल हो जाएगा 18,000 प्लस 18,000 का आपका पेनल्टी। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्योंकि जानबूझ के पैसा दबा के रखा था, इसलिए 10% वाला पॉइंट आया ही नहीं, सीधा यही वाला लिया। बट अगर क्वेश्चन आपको बोले गलती से मिस्टेक हो गई तो क्या करना है? 10% ऑफ टैक्स ले लेना है। राइट मैम। 17 बाद में करवाती हूँ, 19 बाद में करेंगे। 20 डन, 21 डन,
22 डन। 23 देखो, 23 बोलता है मिस्टर एक्स एक रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी, इशूड इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर टैक्सेबल अमाउंट टू 20 करोड़। सेंट्रल जीएसटी ने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया सेक्शन 74A में। ठीक है, पहली बात, अगर सप्लाई हुई ही नहीं है तो सेक्शन 74A अप्लाई नहीं होगा। क्यों मैम? वी अंडरस्टैंड दिस। ये 73 74 के लिए था, तो 74A के लिए भी सेम टू सेम क्लैरिफिकेशन एप्लीकेबल रहेगा कि अगर आपने फेक इनवॉइस इशू करा पर कोई सप्लाई ही नहीं थी तो सेक्शन 122 में आपके ऊपर पेनल्टीज लग सकती है, 132 में प्रोसिक्यूशन हो सकता है। हावेवर सेक्शन 73 74 74A नहीं लगेगा क्योंकि सप्लाई ही नहीं है। जहां सप्लाई होती है वहीं सेक्शन 74A लगता है। तो पहली बात तो इधर 74A लगाना ही गलत बात है, पेनल्टी लगेगी, बट क्योंकि ये सप्लाई नहीं है, सप्लाई किया ही नहीं था मैम, बस जबरदस्ती फेक इनवॉइसेस इशू करी थी, दिस इज नॉट अ सप्लाई, इसलिए टैक्स लायबिलिटी तो राइज होगी ही नहीं। सप्लाई करेंगे तो टैक्स की लायबिलिटी अराइज होगी ना, सप्लाई ही नहीं है तो टैक्स की लायबिलिटी तो आएगी नहीं। तो ये एक चीज हुई। फिर उसके बाद क्या ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है? मैम कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल कब बनता है? जब अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा होता है। जब अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा होगा तभी आपका ऑफेंस कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल बनेगा। इधर जो अमाउंट है वो कितना है? 3.6 करोड़ है, विच इज नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, मतलब ये ऑफेंस हो जाएगा अपना नॉन कॉग्निजेबल। तो ऐसे केस में कितना पेनल्टी और कितना पनिशमेंट लग सकता है? पनिशमेंट आएगा सेक्शन 132 में, पेनल्टी आएगी सेक्शन 122 में। 122 सेक्शन क्या बोलेगा? जो भी टैक्स का अमाउंट है या 10,000 विच एवर इज हायर। तो अमाउंट यहाँ पे कितना है? 3.6 करोड़ या 10,000, मैम ऑफ कोर्स हायर तो 3.6 करोड़ ही आएगा। हाँ, ये टोटल अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट है तो 3.6 करोड़। मतलब देखो, वैसे तो इन लोगों ने डायरेक्ट कंपेयर कर लिया, अगर डायरेक्ट कंपेयर करना था ना तो फिर इसको 20,000 बनाना था, क्योंकि 3.6 करोड़ टोटल टैक्स है। या तो अपन ऐसा माने कि अपन 1.8 करोड़ को 10,000 से कंपेयर करें विच इज सी का अमाउंट, या आप 3.6 करोड़ को 20,000 से कंपेयर करो विच इज आई का अमाउंट। नेवरदलेस क्योंकि टैक्स की अमाउंट बड़ी है तो आंसर वही आने वाला है। हावेवर हाँ, अगर 10,000 बड़ा होता तो आंसर बदल जाता। तो यहाँ पे 1.8 करोड़ को और 1.8 करोड़ को 10,000 से कंपेयर करा, दोनों में 1.8 ही बड़ा आया, तो टोटल 3.6 करोड़ का सेक्शन 122 में पेनल्टी लग जाएगा। प्लस अब अपन बोल रहे हैं कि इनके ऊपर पनिशमेंट क्या लग सकता है? तो पनिशमेंट मैम, अमाउंट 5 करोड़ से बड़ी तो नहीं है, 5 करोड़ से बड़ी अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगता है मैम? 3 साल का इम्प्रिजनमेंट लगता है। याद है क्या? 5 करोड़ से बड़ी अमाउंट पे 5 साल, पर 2 से 5 के बीच में 3 साल का इम्प्रिजनमेंट लग जाता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 3 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन लग सकता है, क्योंकि अमाउंट 2 करोड़ से तो बड़ी है पर 5 करोड़ से बड़ी नहीं है। और लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि मैम अब उसकी बात बताओ जिसने खुद ने कांड करा नहीं है, बस कांड करने वाले को हेल्प करा है, अबेट करा है, उसका क्या होगा? जनरली आप बस किसी को हेल्प अबेट करते हो तो अभी अपन ने देखा था 25,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। हेलो, 25,000 तक की पेनल्टी CGST एक्ट में है, क्योंकि अपन जो पेनल्टीज पढ़ रहे हैं सारी CGST एक्ट की है। यहाँ पे टोटल आई की बात हो रही है, तो C का 25, S का 25, टोटल 50,000 तक का पेनल्टी इस पर्सन को जो सिर्फ अबेट हेल्प कर रहा है उसको लग सकता है। सिंपल, right ma'am. So this is also done. 22 is also done. 21 is also done. 20 is also done. 19 बाकी है, 17 बाकी है। ठीक है, चलो कम टू 17। अगेन ये भी पहले सेक्शन 74 था, अब सेक्शन 74A आ गया है। आंसर में कुछ खास बदलाव आएगा नहीं, आई विल जस्ट शो यू। देखो यहाँ पे डेट 2023 की है, तो मुझे सेक्शन 74 से ही सॉल्व कराना पड़ेगा, क्योंकि उस FY में सेक्शन 74 लगता था। अब जो क्वेश्चन आएंगे ना करंट FYs के, वहां पे 74A लगेगा। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि मैसर्स ब्लूबेरी है, जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने टैक्स इनवॉइस इशू किया विदाउट सप्लाई। मैम विदाउट सप्लाई, सप्लाई है ही नहीं, मतलब टैक्स की लायबिलिटी आएगी नहीं, फेक इनवॉइस है, तो खाली सेक्शन 122 लगेगा, 74A नहीं लग सकता। 73 74 74A तभी लगता है जब एक्चुअल सप्लाई होती है, यहाँ एक्चुअल सप्लाई नहीं है, तो ऐसे केस में सीधा 122 का गिन लेंगे, तो 10,000 या तो फिर ITC अमाउंट इन्वॉल्व है 30 लाख, तो 10,000 या 30 लाख विच एवर इज हायर है, तो आंसर आ जाएगा 30 लाख ईच अंडर C एंड SGST, क्योंकि इन्होंने फिगर्स सारी CGST की दे रखी है। ठीक है मैम, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जिसको ये फेक इनवॉइस दिया ना, उसने एक्चुअली ITC लिया। अब क्या बोल रहे हैं कि ब्लूबेरी ने ब्लू लगून को ये फेक इनवॉइस इशू कर दिया था, जिसके बेसिस पे ब्लू लगून ने एक्चुअली ITC अवेल करके यूज करके फर्दर सप्लाईज करी है। मैम ऐसे केस में इफ वी गो बैक टू आवर क्लैरिफिकेशन, हम बोलते हैं कि अब ये
जिसको फेक इनवॉइस इशू करी गई है वो अगर एक्चुअल सप्लाई करके इसको यूटिलाइज कर ले तो इसके ऊपर 73, 74, 74, 73 तो आएगा नहीं क्योंकि गलती तो है नहीं, ये तो फ्रॉड ही है, तो 74 पहले एंड नाउ 74A का क्या हो सकता है, पेनल्टी लग सकता है। तो अब क्योंकि इसने ये 30 लाख का आईटीसी गलत यूज किया इसलिए इसके ऊपर अपन 74A की पेनल्टी लगाएंगे। अब 74A की पेनल्टी क्या बोलती थी, जो 74 की भी थी सेम ही है कि अगर शो कॉज नोटिस के पहले आप पे कर दो तो आपको 15% ऑफ टैक्स पे करना है। शो कॉज नोटिस से सेक्शन 74 के हिसाब से 30 डेज जो अब एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, 74A के हिसाब से शो कॉज नोटिस के 60 डेज के अंदर अंदर पे करो तो 25% ऑफ पेनल्टी। ऑर्डर आ गया तो एक बार 50% और उसके 60 डेज बाद फिर 100% ऑफ पेनल्टी एज पर सेक्शन 74A आपको पे करनी रहती है। 74 में भी सेम ही थी, 15, 25, 50, 100 सेम था, बस 30 डेज अब 60 डेज कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैम शो कॉज नोटिस इशू करा है 15 अप्रैल को और अमाउंट कब पे हो चुकी, नहीं, शो कॉज नोटिस 1 अप्रैल को इशू हुआ है और 15 अप्रैल को ही अमाउंट पे कर दिया है, मतलब इट इज विद इन 30 डेज, इट इज विद इन 60 डेज। 74 या 74A दोनों की ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो 25% 30 लाख का पेनल्टी भर के और आप क्या हो जाओगे, बच जाओगे ईच अंडर C&S GST। मस्त क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शन 122 प्लस 74A। अगर सप्लाई है ही नहीं, फेक इनवॉइसेस है, सप्लाई नहीं है तो 74 74A नहीं लग सकता है, खाली 122 की पेनल्टी गिन देंगे, 10,000 या टैक्स विच एवर इज हायर। लेकिन अगर वो फेक इनवॉइसेस को यूज करके एक्चुअल सप्लाई कर दिया तो 74A लगेगा। अब जहां 74A लगता है वहां पे वापस 122 नहीं लगता, पेनल्टी एक ही बार लगेगी। तो यहाँ पे अब 74A के हिसाब से पेनल्टी लग गई, कितना टाइम है उसके हिसाब से अपन देख लेंगे, ये टाइम लिमिट डिमांड रिकवरी चैप्टर में सिखाई हुई है, 15%, 25%, 50%, 100% की पेनल्टी यहाँ पे किस तरीके से लग जाएगी। गुड क्वेश्चन दिस इज राइट मैम। 17 डन, 18 डन। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन सिर्फ सेक्शन 132 का टेबल अगर याद है तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो घुमाए वैसा क्वेश्चन है। लेट अस सी, स्टेट द प्रोसिक्यूशन, अरेस्ट और बेल के इंप्लीकेशंस पूछे हैं। आशुराम फ्रॉड्यूलेंटली आईटीसी अवेल करता है 2 करोड़ की विदाउट एनी इनवॉइस और बिल। देखो जेल के लिए अमाउंट मोर देन 2 करोड़ होना जरूरी है, एग्जैक्ट 2 करोड़ पे भी इंप्रिजनमेंट नहीं आता, प्रोसिक्यूशन नहीं आता। खाली एक केस मैम फेक इनवॉइस वाला, वहां से 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ तक भी आ सकता है। इफ आई शो यू द टेबल ऑफ सेक्शन 132, मैं बार बार नोट्स इसलिए दिखा रही हूं ताकि आपको पक्का होता जाए। हाँ मैम, तो एटलीस्ट अरेस्ट इंप्रिजनमेंट होने के लिए 2 करोड़ से बड़ा अमाउंट तो चाहिए ही चाहिए। हाँ मैम, 2 करोड़ से कम में खाली 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में एक ही केस में फेक इनवॉइस में क्या होता है, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो ये एग्जैक्ट 2 करोड़ है, मतलब अरेस्ट के प्रोविजंस नहीं आएंगे, ऑफेंस हो जाएगा बेलेबल, नो प्रोसिक्यूशन, नॉन कॉग्निजेबल। ऑफ कोर्स सारे ऑफेंसेस नॉर्मली जीएसटी में नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ही होते हैं। अगर 5 करोड़ से बड़े ऑफेंस है और वो भी खाली क्लॉज A B C D में, तो ही वो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होंगे। राइट मैम, बाहुबली ने फ्रॉड्यूलेंटली 550 लाख का रिफंड ले लिया है, फ्रॉड्यूलेंटली 550 लाख का रिफंड लिया, अमाउंट 5 करोड़ से बड़ी है, मतलब यहाँ पे अप टू 5 इयर्स का प्रोसिक्यूशन आ सकता है। लेकिन ये ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा कि नॉन कॉग्निजेबल? मैम रिफंड लिया है, ये ई पॉइंट में आएगा। इफ यू सी क्लॉजेस तो ई पॉइंट अपन देखते हैं एक्स्ट्रा कि भाई जो ऊपर कवर नहीं हुआ एक्स्ट्रा चीजें, रिफंड, डिविजन, वो सब ई में आ जाते हैं। तो मैम खाली क्लॉज A to D ही क्या होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होते हैं। A से D के अलावा, A है इनवॉइस नहीं है मतलब फेक आईटीसी, बी बोलता है सप्लाई नहीं है मतलब फेक इनवॉइस, ए बोलता है इनवॉइस नहीं है, सप्लाई कर दिया बिना इनवॉइस के, बी बोलता है सप्लाई नहीं है, फेक इनवॉइस इशू किया, सी बोलता है फिर भी चौड़ में आईटीसी ले रहे हैं, डी पैसा कलेक्ट करके दबा के रखा है। बस ये 4 केसेस में अगर अमाउंट 5 करोड़ से बड़ी हुई तो ही वो कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल होगी, बाकी सारे ऑफेंसेस जीएसटी में नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ही है। तो ये रिफंड की अमाउंट में 5 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, बट ऐसे डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं, नॉन कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही ऐसे डायरेक्ट अरेस्ट होता है। राइट मैम, तो ये तो प्रोसिक्यूशन पूरा होने के बाद आपको जेल होगी, ऐसे डायरेक्ट अरेस्ट यहाँ पे नहीं होता। तो ये नॉन कॉग्निजेबल हो गया, बेलेबल हो गया, नो अरेस्ट और 5 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है। देन उसके बाद
नोइंगली फॉल्स इंफॉर्मेशन सॉर्ट करी है जीएसटी ऑफिसर को 250 लाख की, 2.5 करोड़। अगेन गलत इंफॉर्मेशन देना वो क्लॉज ए बी सी डी में नहीं फॉल होता, तो अगेन आपको ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल, नो अरेस्ट, बेलेबल हो जाएगा। अमाउंट क्योंकि 5 करोड़ से अंदर है पर 2 करोड़ से ज्यादा है, तो जनरल 3 साल तक की इंप्रिजनमेंट यहाँ पे हो सकती है। दीनदयाल ने कलेक्ट करा, सी अमाउंट अगर कोई भी जनरल ऑफेंस के लिए हम बोल रहे हैं 2 से 5 करोड़ के बीच में है तो 3 साल, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 5 साल का मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट हो सकता है। दीनदयाल ने 650 लाख कलेक्ट किया बट खाली 50 लाख ही गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा, मतलब 6 करोड़ दबा के रखे हैं। 6 करोड़ कस्टमर से कलेक्ट करे बट गवर्नमेंट को पे नहीं करे हैं, तो मैम 6 करोड़ है दबा के रखा, डी क्लॉज, ये हो जाएगा कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और 5 साल तक का इंप्रिजनमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, कॉग्निजेबल, अरेस्ट हो सकता है, नॉन बेलेबल और 5 साल तक का इंप्रिजनमेंट। 5 साल कैसे आया मैम, यहां से आया। एंड हाउ डिड आई गेट टू नो दैट दिस इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, यहां से, क्योंकि अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा है और क्लॉज ए से डी के बीच में है। इसलिए आई एम रिपीटेडली सेइंग, एक बार सेक्शन 132 के क्लॉजेस याद कर लो, रिविजन लेक्चर देख के मैंने करवाए हैं याद, आपकी आधी लाइफ ऑफेंसेस में जिंगा लाला अपने आप हो जाएगी। एंड फाइनली मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द चैप्टर विच इज क्वेश्चन 24, जिसका आंसर यहाँ पे अमेंड भी करना है, हुआ नहीं है बुक में, सो प्लीज डू इट। सो क्वेश्चन 24 बोलता है मेसर्स बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्टेन गुड्स ट्रांसपोर्ट करे हैं जिस पे अमाउंट बनता है 3 लाख का। द सेड गुड्स वर चार्जेबल टू टैक्स 18%, 3 लाख के गुड्स है उस पे 18% का जीएसटी है। प्रॉपर ऑफिसर ने इंटरसेप्ट कर लिया, गुड्स को सीज करने की बात करें एंड नो वन इज कमिंग फॉरवर्ड। अगर कोई कम फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, गुड्स आपके कॉन्फिस्केट हो रहे हैं, तो सेक्शन 129 में कितना पेनल्टी आएगा। इफ ओनर इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड तो 50% ऑफ वैल्यू, 200% ऑफ टैक्स, विच एवर इज हायर। वैल्यू 3 लाख की है, उसका 50% 1.5 लाख, और टैक्स मैम ये 200% सीजीएसटी में है ना, तो 18% टोटल रेट है, तो मल्टीप्लाई बाय 9% 200%, विच एवर इज हायर है, तो 1,50,000 सीजीएसटी प्लस 1,50,000 एसजीएसटी, टोटल 3 लाख की पेनल्टी यहाँ पे आ जाएगी जब ओनर ऑफ द गुड डज नॉट कम फॉरवर्ड है। लेकिन हम इस ऑर्डर से अग्रीव्ड है, हमें जाके इसके आगे अपील करनी है, तो अपील करते टाइम कितना प्री डिपॉजिट भरना पड़ेगा। तो ये इस बार का अमेंडमेंट है कि देखो जनरली तो अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट होती है तो खाली डिस्प्यूटेड टैक्स का ही 10% अपन प्री डिपॉजिट भरते हैं। हावेवर अगर ऑर्डर सिर्फ पेनल्टी का है, ये इस बार का ऑफेंस पेनल्टीज अपील्स एंड रिविजन चैप्टर का अमेंडमेंट है, May 26 का अमेंडमेंट है ये, कि अगर आपकी जो ऑर्डर है वो सिर्फ पेनल्टी की है, ऑर्डर में टैक्स है ही नहीं, तो फिर पेनल्टी का 10% आप क्या करोगे, प्री डिपॉजिट भरोगे। तो ये जो 25% का लिखा है वो सब काट दो, पेनल्टी कितनी है आपकी 3 लाख, उसका 10% हो जाएगा 30,000, मतलब 15,000 अंडर सीजीएसटी, 15,000 अंडर एसजीएसटी का आपको यहाँ पे प्री डिपॉजिट भरना पड़ेगा आगे जाके एपलेट अथॉरिटी के पास अपील करने के लिए, राइट मैम। और अगर मुझे यस, सो अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ इट्स कन्वेंस, हाँ उसके अलावा हम बोल रहे हैं कि मुझे अगर यहाँ पे अब कन्वेंस रिलीज करवाना है, अगर आपको यहाँ पे कन्वेंस रिलीज करना, सी कन्वेंस कॉन्फिस्केट हो चुका है, हाँ जो फाइन अपन पढ़ते हैं वो कॉन्फिस्केशन के ल्यू में पढ़ते हैं। अब अपन बोल रहे हैं कि अगर कॉन्फिस्केशन हो चुका है तो उसके बाद पेनल्टी कितनी भरनी रहती है। सो हियर इट इज रिटन, कम टू सेक्शन 129, 1 लाख की फिगर कहाँ गई, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये रहा। गुड्स कन्वेंस लायबल है और अगर वो कॉन्फिस्केट हो जाते हैं तो ये तो फाइन है कि कॉन्फिस्केशन ना हो उसके ल्यू में, बट इधर कहीं तो 1 लाख का लिमिट लिखा हुआ है, आई एम जस्ट नॉट एबल टू फाइंड इट राइट नाउ। इट इज देयर कि भाई ऐसे केस में अगर आपको अपना कन्वेंस रिलीज करवाना है तो जो पेनल्टी बनती है या 1 लाख विच एवर इज लोअर है उतना देके आप क्या कर सकते हो, प्री डिपॉजिट भर सकते हो। इफ यू गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको 1 लाख का लिमिट भी यहाँ पे बता देती हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, एक सेकेंड। ये फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन है, ये सेक्शन 130 हो गया, फर्दर बैलेंस डिस्पोजल, ओके हियर यस, यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप पेनल्टी नहीं भर रहे हो, आपके कुछ रिटेन हो जाते हैं, तो ऐसे केस में कन्वेंस को आप रिलीज करवा सकते हो बाय पेइंग जो भी पेनल्टी है वो, या 1 लाख विच एवर इज लोअर, जो भी पेनल्टी है या 1 लाख विच एवर इज लोअर भर के आप कन्वेंस को क्या करवा सकते हो, यहाँ पे छुड़वा सकते हो। सो ओनर ट्रांसपोर्टर फेल्स टू पे द पेनल्टी विद इन 15 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसिट, तो उनके गुड्स क्या हो जाएंगे, डिटेन सीज हो जाएंगे और उसके बाद वो आगे
गवर्नमेंट उनको बेच सकती है, बट अगर आपको बचाना है ऐसा ना हो आफ्टर कॉन्फिस्केशन, तो फिर ये पेनल्टी या 1 लाख विच एवर इज लोअर है उतना आपको भरना रहेगा। तो यहाँ पे जो अपना ट्रांसपोर्टर है वो क्या करेगा, 1 लाख अंडर CGST है ना, तो 1 लाख प्लस 1 लाख टोटल 2 लाख उसको भरना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में C और S दोनों की बात करी गई है। डन। विथ दिस अपन ने ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर 24 क्वेश्चन आंसर्स सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत डर लगता है बच्चों को, स्टूडेंट्स वर रिक्वेस्टिंग में कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दो ऑफेंसेस के। इंपॉर्टेंट छोड़ो, 1 घंटे में सारे ही हो गए हैं। तो 1.5 आवर का मैक्सिमम आई गेस रिविजन वीडियो, 1 घंटे का क्वेश्चन आंसर, 2.5 घंटे आपने एक बार दिए, आपका पूरा ऑफेंसेस पेनल्टीज सॉर्ट हो जाएगा। इफ यू सी द क्वेश्चन आंसर्स, अपन ने सारे पास्ट अटेम्प्ट आरटीपी एमटीपी मॉड्यूल सब कवर कर लिया है। जनरली क्वेश्चंस कहाँ से है, सेक्शन 122, 132, कंपाउंडिंग और ये फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन या पेनल्टी आफ्टर कॉन्फिस्केशन, बस जब गुड्स ट्रांजिट में है तो सेक्शन 129, 130, 122, 132 और 138। आई एम रिपीटिंग अगेन, 122, 132, 129, 130 और 138, और प्लस वो जो जनरल वाले पॉइंट्स थे, माइनर ब्रीच वगैरह, इतना चीजें भी अगर सिर्फ आप ऑफेंसेस में कर लेते हो तो हाई चांसेस है कि जो क्वेश्चन आए आपसे बन जाए। भले बाकी चीजें एक बार के लिए आप छोड़ भी दो तो चलेगा, आई एम नॉट सेइंग छोड़ दो, हाँ प्रोबेबिलिटी वाइज अपन यहाँ पे देख रहे हैं। डन। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा हो, आपको सब कुछ समझ आया, मजा आया, याद हुआ। ये PDF एनोटेड सारे मार्किंग्स वाला मैंने टेलीग्राम पे शेयर करा है, सो आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या सीधा टेलीग्राम पे जाके सीए रिद्धि बागमार सर्च करना, अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। फाइल्स सेक्शन में आपको एनोटेड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्वेश्चन नाम की फाइल मिलेगी, जिसको आप डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स जिसको अपन इग्नोर कर देते हैं वो एग्रीगेट करके एग्जाम में कहीं ना कहीं 5-10 नंबर खा जाते हैं। सो आई एम मेकिंग श्योर दैट दिस अटेम्प्ट आई एम पोस्टिंग रिविजन ऑफ एवरी सिंगल चैप्टर, छोटे से छोटा चैप्टर, लेस इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपनी प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स के रिविजन वीडियोस मिलेंगे। सो यूज देम टू द फुलेस्ट। बहुत मेहनत करो, अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ, CA बन के मुझे कॉल करो। आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल। टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। सी यू ऑल इन सम नेक्स्ट रिविजन और क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोस। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करना मत भूलना, अच्छा अच्छा कमेंट ड्रॉप करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना चैनल को बोलने की जरूरत नहीं है, प्लीज डू इट गाइज। आई एम वर्किंग रियली हार्ड फॉर दिस एंड आई होप कि आप लोगों को चीजें अगर जेन्युइनली बेनिफिट हो रही है तो वी शेयर दिस थिंग। बाय गाइज।